डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डेवलपमेंट। इससे पहले वाले चैप्टर्स में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। हर आदमी के लिए डेवलपमेंट सेम नहीं होता, ये हमने देखा। एक ही डेवलपमेंट की डेफिनेशन एक के लिए प्रोडक्टिव है तो दूसरे वाले के लिए डिस्ट्रक्टिव है। इट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स, ये समझा। साथ में कल यानी कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के अलावा अगर हम नेशनल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट किन ग्राउंड्स पर खड़ा है। हमको पता चला कि इनकम के ग्राउंड पर खड़ा है, जहां पे हमने एवरेज इनकम डिस्कस किया। ये देखा कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर ये देखा कि वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप, डेवलप या डेवलपिंग स्टेट करने का। इनकम क्राइटेरिया है। साथ में ये जो टेबल पीछे बनी है, ये टेबल हम डिस्कस कर रहे थे, याद है। जो बच्चे सारे लेक्चर्स डेली फॉलो कर रहे हैं उनको ध्यान होगा। तो बच्चों ये टेबल हम डिस्कस कर रहे थे जहां पर एक कॉलम नहीं था कल, और वो है ये वाला HDI, ठीक है। और कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ इनकम ये तय करे कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी अंडर डेवलप है, कौन सी डेवलपिंग है, इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। क्योंकि जरूरी नहीं है जिस कंट्री के कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो तो उसकी पॉपुलेशन सुखी हो, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न कर देते हैं, मतलब रिच, बहुत ज्यादा वाले रिच होते हैं वो, तो वहां पे बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि कंट्री की अंदर की हालत पहचाननी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो एवरेज इनकम निकल कर आती है वो ठीक ठाक आ जाती है। तो देखो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या निकल कर आए। ये तो ट्रेडिशनल तरीका था कि इनकम के बेसिस पर अगर आप ये तय करते हो कि हु इज डेवलप, हु इज डेवलपिंग, हु इज अंडर डेवलप, दैट मीन्स दैट इज अ ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। अब हम यूज करते हैं एक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर मेथड, वर्क अपॉन मेथड, एंड दैट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका एक बच्चों आता है शॉर्ट नोट एग्जाम में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, विच इज HDI। अब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये प्रूव हो गया, ये वर्कड अपॉन हो गया कि सिर्फ इनकम तय नहीं करेगी कि आप कितने डेवलप हैं, बाकी सारे फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक देश में उसके लोग कितने ज्यादा हेल्दी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा एजुकेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा स्कूल बच्चे जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी दे रही है अपने लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें और फिर तय करें कि विच कंट्री इज डेवलप, विच इज अंडर डेवलप एंड विच इज डेवलपिंग, तब जाके हम एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ भाई नाउ दिस इज इन एवरी एस्पेक्ट। जैसे कहते हैं ना कि हम सिर्फ ये मत देखो, अब स्कूल में बोलते हैं ना सिर्फ मार्क्स मत देखो बच्चे के, हर बच्चा पढ़ाई में एक्सेल नहीं होता। कुछ बच्चे के पास ऐसी स्किल होगी, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है उसको आप बिल्कुल नकारा कह दो, बेकार कह दो, किसी काम का नहीं है ये कह दो, तो क्या वो सही है? नो। सेम फॉर द कंट्रीज, समझ रहे हो। एक एस्पेक्ट में इनकम को देखकर आप उस कंट्री को बेकार, अंडर डेवलप नहीं कह सकते, और भी क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम सारे क्राइटेरियाज देखते हैं, सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं और फिर ये तय करते हैं कि कंट्री का स्टेटस क्या है, तो उसको हम कहते हैं HDI कैलकुलेट करना। दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि उस कंट्री के ह्यूमन कितने डेवलप है हर एरिया में, ठीक है। अब वही टेबल है कल वाली, सेम चीजें हैं। देखो इनकम, श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम आई दैट इज 11,000, इंडिया की 6, म्यांमार की 5, पाकिस्तान अगेन 5, नेपाल 2, बांग्लादेश 3। ऐसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे तो सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका की है, उसके बाद बांग्लादेश की है। मतलब बांग्लादेश की इनकम देखो कितनी कम है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है। ऐसे ही नेपाल की देखो इनकम लीस्ट है, लीस्ट, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो 70, यानी कि भारत से अच्छी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की। यानी कि एवरेज इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ में आता है ना, एवरेज लाइफ लोग कितना जी लेते हैं, कि एवरेज आदमी कितनी उम्र तक जिंदा रहता है वहां पे, ठीक है। लिटरेसी रेशो देखो, पढ़ाई लिखाई का रेशो 5.8 है भाई बांग्लादेश का,
6 इंडिया का है, ठीक है। तो अलग अलग है। अब जब सारे एस्पेक्ट को देख के HDI कैलकुलेट हुआ तो HDI निकल कर आया श्रीलंका का 76, जबकि आप ये देखोगे श्रीलंका की इनकम सबसे ज्यादा थी, श्रीलंका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है, ये हाई है, ये हाई है, लिटरेसी हाई है, लेकिन HDI देखो लो हो गया। HDI किसका ज्यादा आया, यानी कि ह्यूमन कहां के सबसे ज्यादा डेवलप और खुश है, इंडिया के। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि आप इंडिया को अंडर डेवलप नहीं कह सकते, अंडर डेवलप नहीं है ये अगर हम इन एस्पेक्ट्स पे देखें तो, यानी कि हम खुद को भी एक संपन्न देश कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो 148 म्यांमार का है, 150 पाकिस्तान, नेपाल 149, 136 बांग्लादेश, और जिसको हम सबसे ज्यादा समझ रहे थे अब तक दैट इज श्रीलंका, उसका HDI सबसे लीस्ट है, सबसे लो है, दैट इज 76। तो ये क्या समझ में आया कि सिर्फ कुछ चीजें देखकर आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री बेहतर है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ पे केवल आपको इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी दिखाई है, और भी बहुत कुछ होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। HDI में सब कुछ देखा जाता है, ठीक है, उसके बाद HDI कैलकुलेट होता है। सिर्फ इन फैक्टर्स पे HDI कैलकुलेट नहीं होता, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि इनसे कैलकुलेट किया है HDI, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ये तो आपको केवल फिगर दी है, डेटा दिया है, कैलकुलेशन नहीं दिया है। कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेबल आएगी और टेबल के रेफरेंस में आपको आंसर करना है, ठीक। ये टेबल हमें बता रही है कि क्या सिचुएशन है अक्रॉस कंट्रीज। आपको ये जानने की इच्छा नहीं हो रही है कि भारत के अंदर उसके स्टेट में क्या हालत है, हो रही होगी ना। लेट अस सी, ये हमारे एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, अलग अलग स्टेट्स की क्या कंडीशन है अलग अलग सिनेरियो में, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया के ही कुछ स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको HDI और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे स्टेट के नेम लिखे हुए हैं, हियर वी हैव पर कैपिटा इनकम ऑफ ईच स्टेट इन द इंडिया, ठीक है, ये अंदर की बात हो रही है इंडिया के। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये मैं समझा देती हूँ भाई क्या होता है, ये आपने सब पढ़ रखा है, पॉपुलेशन चैप्टर ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी लास्ट चैप्टर, पर मैं याद दिला देती हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस कि कितने बच्चे एक साल का अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही डाई हो गए, दैट मीन्स दे वर नॉट सो मच हेल्दी कि वो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करें, ठीक है। आउट ऑफ 1000 निकाले जाते हैं सारे रेट, परसेंटाइल में है ये, ठीक है। ये आ गया आपका तीनों स्टेट का। देन लिटरेसी रेट तो आपको समझ में आता ही होगा भाई, 7 साल या उससे ऊपर की पॉपुलेशन जिसको पढ़ना लिखना आता है, समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है किसी भी एक लैंग्वेज में, ओके। तो ये लिटरेसी रेट आ गया। नेट अटेंडेंस रेशो, यहाँ पे जो नेट अटेंडेंस रेशो दिया है आपके एनसीईआरटी में, ये सेकेंडरी स्कूल का है, यानी कि 10th और उसके बाद के स्कूल्स का है, 1 to 5 का नहीं है। तो 14 से 15 साल के कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद की स्टडी कर रहे हैं, वो तीनों स्टेट का दिया हुआ है, यानी कि हायर एजुकेशन कितने लोग ले रहे हैं, बेसिक नहीं हायर। अब देखते हैं एक एक करके, ठीक। पर कैपिटा इनकम में देखो सबसे ज्यादा कौन है, हरियाणा ऊपर बेस्ट, हाई एंड लीस्ट कौन है, बिहार, ठीक है। मैं लीस्ट लिख देती हूँ, हाई लिख देती हूँ। अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है हरियाणा और सबसे कम कमा रहा है बिहार, क्लियर। लोगों की इनकम की बात हो गई यहाँ पे। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर आ जाओ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा बच्चे कहां मर रहे हैं भाई, बिहार में, हाईएस्ट, बहुत खराब हालत है मतलब बिहार की तो, और सबसे कम केरला, ठीक है। तो यानी कि अच्छा कौन हुआ यहाँ पे, केरला। वहां पे बेहतर कौन था, हरियाणा। देखो हर एक का एक बेस्ट निकालते जाते हैं, स्टार बना देती हूँ जो बेस्ट है उसके ऊपर। यहाँ पे स्टार बन रहा है, हरियाणा इज गुड इन टर्म्स ऑफ इनकम, केरला इज गुड इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चों की सेहत बढ़िया है वहां की। और लिटरेसी रेट देखोगे तो सबसे ज्यादा एजुकेशन, ये तो वैसे भी आपको पता होगा भाई, केरला ही है भारत में मोस्ट एजुकेटेड जो स्टेट है, जहां पे हर बंदा पढ़ा लिखा मिलेगा, दैट इज केरला, एंड लीस्ट इज बिहार।
तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर केरला जीत गया। और अगर आप नेट अटेंडेंस रेशो देखोगे, यानी कि 10th के बाद हायर एजुकेशन वहां कितने लोगों को मिल रहा है, तो इसमें फिर से केरला आ गया। अब एक बात देखो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ पैसा ये तय नहीं करेगा कि कौन सा स्टेट बेहतर है। अगर आप पैसा देके डिक्लेयर कर दो कि लोग कमा हरियाणा में ज्यादा रहे हैं, तो हरियाणा जो है वो बेस्ट स्टेट हो गया भारत का। नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ पैसा लोग ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य अच्छे नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है? मदर हेल्दी होगी तभी बेबी हेल्दी होगा। मदर हेल्दी नहीं है, क्यों? क्योंकि फैमिली को अवेयरनेस ही नहीं हेल्थ की। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हेल्थ जुड़ी हुई होती है गवर्नमेंट की स्कीम से भी, जैसे कि मान लो पीडीएस सिस्टम है, गुड पीडीएस सिस्टम। तो भाई अगर बढ़िया सा पीडीएस सिस्टम होगा, शुद्ध खाना सबको मिल रहा होगा, तो हेल्थ सबकी अच्छी होगी। यानी कि केरला का पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 9th में पढ़ा था ना, राशन कार्ड वाला, जो दुकानें होती है राशन शॉप, वो वाला सिस्टम, तो वो केरला जरूर बेहतर दे रही होगी, तभी सब बच्चे और उनकी मदर्स दोनों हेल्दी हैं। पढ़ाई पे अगर देखोगे तो फ्री एजुकेशन 1 to 5 क्यों करी है हमने एलिमेंट्री? क्योंकि लोग स्कूल ही नहीं आ रहे थे, पढ़ ही नहीं रहे थे। तो वो स्थिति में सुधार किया। अब वो भी केरला में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई केरला बेकार है। पढ़ाई में केरला अव्वल है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अव्वल है, और अगर आप देखोगे हायर एजुकेशन तो सबसे ज्यादा लोग एजुकेटेड केरला में। ये देख के आप केरला को बुरा भी नहीं बोल सकते, और अगर इनकम को बेस मान रहे हो तो अच्छा भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ क्या साबित हो रहा है? यहाँ ये साबित हो रहा है कि हमारा जो डिसीजन है कि इनकम शुड बी द पैरामीटर टू डिसाइड कि हु इज द बेस्ट, वो गलत है। बाकी सारे फैक्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो आपने देख लिया है कैसे। एक बहुत बढ़िया बात इस पे कही गई है स्टूडेंट्स, दैट इज मनी इन योर पॉकेट। ये देखो, बहुत ही शानदार लाइन है ये अपनी लाइफ में भी याद रखना। ये लाइन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बोर्ड के पेपर के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी लाइफ के लिए लाइन है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा जरूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ पैसा जरूरी हो, सिर्फ पैसा, ठीक है? सिर्फ मनी से आप एक बढ़िया जिंदगी नहीं जी सकते। इस लाइन को जस्टिफाई करिए। 5 मार्क का बोर्ड क्वेश्चन हो गया ये। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कैसे जस्टिफाई करोगे? ये टेबल बनाकर जस्टिफाई कर सकते हो कि सिर्फ पैसा हरियाणा को बेहतर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेहतर लिटरेसी रेट, बेहतर नेट अटेंडेंस रेशो नहीं दे सकता, बेस्ट नहीं दे सकता। बेस्ट पैसा दे रहा है पर बेस्ट चीजें नहीं दे रहा, ठीक है? तो केरला भले ही से पैसा कम दे रहा है, लेकिन देखो लोग कितने खुश हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसका कितना लो है, 10 है। तो ये आपको समझाना है। उसके अलावा एग्जाम्पल क्या होता है? सिर्फ यही चीजें नहीं होती, एग्जाम्पल ये भी होता है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? बीमारियां नहीं होंगी, ग्रीनरी ज्यादा होगी। अब दिल्ली देख लो, दिल्ली कितनी बुरी हालत क्यों है कोविड में? जाहिर सी बात है, वहां की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स या बेहतर तरीके से अपनी अप्रोच नहीं दे रही है। अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, कितनी जगह ऐसी हैं जब 2 नंबर की डुप्लीकेट दवाइयां आती है, जिन्हें खा के लोग और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी। फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये बात आ रही है गर्ल्स के लिए। पढ़ाई तो हर जगह है, लेकिन गर्ल्स आर नॉट हैविंग फ्रीडम टू अचीव हायर एजुकेशन। यहाँ पे देखो 43 है बिहार का, तो जाहिर सी बात है सारी पॉपुलेशन इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि गर्ल्स एजुकेटेड नहीं होंगी बेहतर। और अगर एक चीज और है, सेक्स रेशो उसमें गायब है। मैं आपको ये बता दूं, सेक्स रेशो यानी कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ बॉयज, वो भी केरला का सबसे ज्यादा हाई है। तो केरला सारी चीजों में बहुत बेहतर है। तो अगर इनकम में थोड़ा कम है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर केरला को हम तभी भी बेस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मनी ही इंपॉर्टेंट हो ऐसा नहीं है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी कि आप 5 नंबर का आंसर लिखाओ। एक तो ये टेबल 5 नंबर के आंसर के लिए सफिशिएंट है, इसको समझा दोगे। दूसरा ये भी समझाओगे कि सिर्फ पैसा आपको लाइफ नहीं दे सकता। भाई एक बहुत पैसा है आपके पास, करोड़ों रुपए है, लेकिन एक पॉल्यूशन वाली जगह पर रह रहे हो जहां सिर्फ पॉल्यूशन है, बीमार हो जाओगे, सारा पैसा दवाइयों में लगा दोगे, तो क्या वो एक हेल्दी फ्रूटफुल बढ़िया लाइफ है? नहीं। गवर्नमेंट आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है, आपसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, आपको कोई सुविधा नहीं दे रही, सड़कें खराब है, कीचड़ है, ये है वो है। तो क्या वो एक बेस्ट सोल्यूशन है? तो क्या आपका सारा पैसा आप सड़कें बनवाएंगे किसी शहर की? नहीं। तो फिर वो एक बेहतर लाइफ कैसे हुई?
साथ में आप दवाई खा रहे हो अपने पैसों से, लेकिन दवाई 2 नंबर की बेकार है, एकदम घटिया है, कंपनियां वहां से फर्जी बड़ा कर रही है। तो क्या आप एक बेहतर जिंदगी जी रहे हो? नहीं। फ्रीडम नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, बहुत रिच होती हैं, बहुत पैसा होता है, लेकिन फ्रीडम नहीं देती, लिबरल नहीं होती, सोच खुली नहीं होती, बहुत छोटी सोच होती है। तो क्या वो एक बेहतर जिंदगी है? नहीं। तो यानी कि ये प्रूव होता है कि मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू लिव वेल इन योर लाइफ। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, एंड दैट इज कि बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई पैसा ही अकेले सब कुछ नहीं होता, हमारी सोच, हमारा फ्रीडम, हमारे फंडामेंटल राइट, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सब कुछ बराबर क्या जिम्मेदारी है। सबसे जरूरी इक्वालिटी। ठीक है, दलित चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाते हैं पुराने जमाने में, लेकिन उनको स्टेटस नहीं दे रहे थे, तो वो खुश तभी भी नहीं हो रहे पा रहे थे। क्यों बड़ी लड़ाई हुई, संघर्ष किया, रिजर्वेशन का सिस्टम लाए, क्यों? खुश नहीं था तभी तो लाए। तो पैसा उनको ये इक्वालिटी नहीं दे रहा था समाज में, इक्वालिटी तो सोच ने दी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है बच्चों। साथ में आज ही हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का बहुत छोटा है, तो मैं आज ही इसको कवर करूंगी, और वो है सस्टेनेबिलिटी, जिसको आप कई बार पढ़ चुके हो, आज भी पढ़ोगे। थोड़ा सा और धैर्य धारण कर लो और ये टॉपिक आप समझ लो, ताकि आप अपने चैप्टर को एक बार जाके घर पे रिकैप कर लो आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्लाइड, अ न्यू टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये वर्ड जो है सस्टेनेबल, ये कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार हम बार चिल्ला चिल्ला के स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। आप लोग उस पर प्ले करते हो, ड्रामा करते हो, है ना, स्पीच बोलते हो, पोस्टर्स लगाते हो, सेव अर्थ लगाते हो ना। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे आता है, ये हमें इस टॉपिक में फिर से पढ़ना है आज। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक डिस्कस करूं, बहुत अहम टॉपिक है, 2 बातें हम पहले डिस्कस करेंगे। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट नहीं होते, नेचर उसको बार बार आपको प्रोवाइड करती है, आर रेन्यूएबल रिसोर्सेज। और जैसे सनलाइट हो गई, रोज मिलती है, आप एक दिन कितना भी यूज कर लो खत्म नहीं होगी। एयर है, रोज चलेगी, आप यूज कर लो खत्म नहीं होगी। ऐसे ही कुछ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि एक बार मिलते हैं, उसके बाद इनको दोबारा आने में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और तब ये मिलते हैं। यानी कि कुछ आने वाली हमारी जनरेशंस एंड जनरेशंस को वो रिसोर्स देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि कोल, या आपने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, पेट्रोलियम, ठीक है, मिनरल्स आपके, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये सब वो चीजें होती हैं। फाइन, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक। देखो, एक बहुत बढ़िया लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, We have not inherited the word from our forefather, we have borrowed it from our children. आप ये मत सोचिए अगर आज आपको फ्रेश वाटर मिल रहा है तो मेरे दादाजी हैंडपंप लगवा कर गए थे और इसलिए मैं पूरा दिन पानी बर्बाद करूंगा, अधिकार है मेरा क्योंकि मेरे पिता ने मुझे हैंडपंप दे दिया है। ठीक है, ये नहीं सोचना, ये सोचना है कि अगर वाटर टेबल चला गया उस जमीन का तो आने वाले आपके बच्चों को आप क्या दोगे? सिर्फ हैंडपंप, पानी नहीं दोगे उसमें। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो बच्चों। ये कह रहे हैं कि हमने कोई चीज धरोहर में ली नहीं है हमेशा के लिए अपने बुजुर्गों से, बल्कि हमें ये सोचकर इस्तेमाल करना है कि अब हमें ये चीज अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी देना है जैसे कि हमें मिली है। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है, ऐसे समझो कि मैंने आपको गोल्ड दिया, ठीक है, ये गोल्ड मैंने आपको दिया कि भाई आप रख लो, इसमें से आप ज्वेलरी बनवा लो, अपने लिए यूज कर लो, ठीक, पर ये गोल्ड इतना ही है, ये आपको आगे आने वाली अपनी जनरेशन को भी देना है। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा अपने लिए यूज कर लोगे और बचा हुआ मतलब बचा लोगे आगे आने वाले के लिए, तभी तो उसको दे पाओगे। ऐसे ही वो करेगा, वो थोड़ा सा यूज कर लेगा, फिर अपने आने वाले के लिए बचा लेगा।
तो अगर आप चाहते हो कि आने वाली आपकी 100 पुश्तियां वो गोल्ड देखें, तो आपको उस हिसाब से उसको यूज करना पड़ेगा। सेम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है कि अगर आप अपनी नेचर को इस तरीके से यूज करो कि आप भी यूज कर लो और अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी छोड़ जाओ। महात्मा गांधी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कही है इस रेफरेंस में बच्चों, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। सबकी जरूरतों के लिए इस संसार में बहुत कुछ है, लेकिन ग्रीड के लिए, लालच के लिए कुछ नहीं है। आजकल ह्यूमंस क्या करते हैं, जोड़ते रहते हैं, खाएंगे 2 रोटी लेकिन उनके पास होना चाहिए सामान 50 रोटी का। तो आप जो एक्स्ट्रा ले रहे हो ना 48 रोटी का सामान, वो किसी और का है, ठीक है, उसमें कोई और भी खा सकता है, पर आप चांस नहीं देते हो। आप अपना भी खराब करते हो और आने वाले जनरेशन का भी भविष्य खराब करते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन ही यही है, यूज वाइजली फॉर योरसेल्फ एंड कीप इट सेफ फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। डू नॉट, मतलब खत्म नहीं करना उसको, सारी चीजें अपनी एक जिंदगी है तो सब कुछ इस्तेमाल कर लो और आने वाला चाहे कुछ ना देखे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता। आपके फादर ने अगर ऐसा किया होता तो आज आपको पानी नहीं मिल रहा होता, हवा नहीं मिल रही होती, घर नहीं मिल रहा होता रहने के लिए। और मेरी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ, एक वीडियो दिखाऊंगी आज। ज्यादा नहीं बोलूंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्योंकि ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, आप सब जानते हो 10th स्टैंडर्ड तक आते आते। एक वीडियो देखो जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी और आप ही के लिए वीडियो है ये, इसको देखिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, आपको समझ में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट या नहीं आया। ठीक, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। इसको आप इधर से बना सकते हो कि यूज योर natural resources wisely for your need as well as preserve it for your future generation। ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है जो 1 मार्क में आती है। 1 मार्क बोर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को लिखना है लिख लो। यूज नेचुरल रिसोर्सेस wisely such that you fulfill your need as well as you leave the resources for your future generation। Do not overexploit them, do not overutilize them, use them as per your need, not as per your greed। This is the definition of sustainable development। ठीक है, नहीं लिख पाए हो थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुन के लिख लेना, इससे आपकी लर्निंग और लिसनिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये चैप्टर भी यहीं खत्म हो रहा है। अब देखो ये वीडियो जो मैं अटैच कर रही हूँ आगे, और उसके बाद मुझे फीडबैक जरूर देना कि चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। Hi, come on in, have a seat. So good morning everyone. When's the last time any of you drew a picture? Class 5. Today we're here to draw a picture. So what you'll see here are some crayons, colors in each box. Choose your colors wisely because there will be another group coming in after you and making another picture with what you leave behind. So here we have the other group. Everybody say hi. Why don't we show the kids the pictures that we've drawn? Yeah, sure. Bye. So nice. Wow. Yeah.
why don't you show them what you drew? It's all black. We all took away the bright colors. I wish I wasn't this selfish, taking away all the bright colors. Maybe we could have broken the colors and left half of them for them and for the next group.